हाँ, बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ही ये होता है एक ऐसी सिचुएशन जब बहुत ज्यादा विपदा होती है, बहुत ज्यादा आपदा होती है। डिप्रेशन मतलब, अब यहाँ पे डिप्रेशन वो बीमारी वाला डिप्रेशन नहीं है, जो डिप्रेशन हमारे दिमाग में होता है या कई लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इसमें वो वाला डिप्रेशन इंक्लूड नहीं है। बेसिकली ये हमारा वो वाला डिप्रेशन है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। अब वैसे तो देखो, जैसे पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन हमारा हो ही रखा है पूरी कंट्रीज में। लेकिन एक स्पेसिफिक, इन सभी डिप्रेशन से भी बढ़कर एक डिप्रेशन आया था जिसका नाम था ग्रेट डिप्रेशन। उसका नाम ही ग्रेट डिप्रेशन इसलिए गिवन है क्योंकि वो रियली बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं बहुत ही दिक्कत वाली हमारी वो सिचुएशन थी जब हमारी वो कंट्री में, हम पूरे कंट्री में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में आया था। ये ये जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड है वो हमारे इंडिया में नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में था। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड हो, बताओ। फूड से भी ज्यादा मनी शॉर्टेज, मनी शॉर्टेज, पैसों से दिक्कत, पैसों से रिलेटेड दिक्कत, और आपकी इकोनॉमी में अच्छा चल ये बताओ, पैसों से रिलेटेड दिक्कत किस किस चीजों में हो सकती है? मीन्स व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मनी शॉर्टेज? मनी शॉर्टेज यानी पैसों की दिक्कत किन किन चीजों से रिलेटेड हो सकती है, बताओ। मैं कह रही हूँ कि जो पैसों की शॉर्टेज है वो किन किन चीजों पे इफेक्ट डाल सकती है? सभी जगह डालेगी, इंडस्ट्रीज पे डालेगी, प्रोडक्शन कंजप्शन पे डालेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डालेगी, एम्प्लॉयमेंट पे डालेगी, एजुकेशन पे डालेगी, आपके मार्केटिंग सेक्टर, सब पे इफेक्ट करेगी, है ना? चलो, कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट्सएप पे देख रहे हो? आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो? चलो ठीक है, आप मुझे रीड करो, व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है वो रीड करो। वैसे लैंग्वेज तो इजी लिखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी बताओ क्या होता है, रीड करो। बोलो। द ग्रेट डिप्रेशन, आपकी नहीं हो पा रही? आपकी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो फिर। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ सिवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ग्रेट डिप्रेशन हमारा इंडिया से रिलेटेड होता तो उसका नाम ग्रेट ना होता। ग्रेट डिप्रेशन हमारे पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, फुल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये एक ऐसा डिप्रेशन का पीरियड था जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड था, और वो स्टार्ट हुआ था 1930s में, बिगिनिंग ऑफ 1930s, या कह लें कि वो हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1929 से। ये 1929 से शुरू होकर 1939 तक रहा था। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड पूरे वर्ल्ड पे रिलेटेड था, पैसों से रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। 1929 से स्टार्ट होके 1939 तक रहा था। समझ गए? हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, या व्हाई ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड। ग्रेट डिप्रेशन के क्या क्या कारण थे और ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ? देखो, सबसे बड़ा जो कारण था वो हमारे यहाँ से नहीं था, वो यूएसए से बिगेन हुआ था। इट बिगेन आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 1929 which sent Wall Street into a panic and wipe out million of investors। ये यूएसए से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और यूएसए से स्टार्ट होकर इसमें क्या हुआ था, इसमें जितने भी देखो बहुत सारी वहां की कंपनियां थी, यूएसए की बहुत सारी कंपनियां थी, और उन्हें अचानक से बहुत तकड़ा तकड़ा बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो गया। किसी लॉस हो गया? यूएसए की कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अब जब यूएसए और जो हमारी एशियन कंट्रीज होती हैं, ये यूएसए ऑफ कोर्स पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री तो शुरू से ही है, तो जब इसे लॉस हुआ तो जो उसका लॉस था वो धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। जो यूएसए का लॉस था वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, और पूरे वर्ल्ड में फैलते फैलते क्या हो गया, हर
जो इन्वेस्टर है, छोटे से बड़ा, हर इन्वेस्टर्स की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन होने लगी और बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगी। हर पर्सन की इकोनॉमिक पोजीशन अफेक्ट होने लगी। अब क्या हुआ इससे अल्टीमेटली, जैसे जब सबकी इकोनॉमिक पोजीशन पे असर आने लगा तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, सबकी अनएम्प्लॉयमेंट छिन गई, एम्प्लॉयमेंट छिन गई, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बंद हो गई, बड़े बड़े रोजगार बंद हो गए, ट्रेड खत्म हो गए। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसका रीजन क्या था, इसका बेसिक रीजन ये था कि जो स्टॉक मार्केट थी, जो स्टॉक मार्केट, आपने स्टॉक मार्केट का मतलब सुना है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? जैसे इंडिया की भी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है, तो आपने सुना है? बताओ क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है? वेरी गुड। द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर परचेज्ड एंड सेल। अब वो खैर आप आगे जाके अपने बिजनेस में पढ़ोगे तो उसमें आपके प्राइमरी सिक्योरिटीज होते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटीज होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, वो आप आगे पढ़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? वेरी गुड। 29 में स्टार्ट कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था? क्योंकि वहां की जो स्टॉक मार्केट थी, हाँ बोलो। वहां की जो स्टॉक मार्केट थी उनमें क्रैशेस हो गए, लॉस में चली गई, डूब गई, और जितनी वहां की कंपनीज के शेयर्स थे सब लॉस में चले गए। वैसे तो कोई फर्क ना पड़ता, बट जैसे जो हमारे जैसे जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री आज है, और तब तो वैसे भी अंडर ब्रिटिश रूल है, 1947 में नहीं हुआ था, 1929 की बात है, तो अंडर ब्रिटिश रूल था। तो तब तो और भी बहुत ज्यादा हालत खराब थी इंडिया की। जब वो यूएसए में कोई प्रॉब्लम आए, कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आए तो जो और कंट्रीज होती है वो तो अफेक्ट होती ही होती है। तो इसी की वजह से हमारी इंडिया भी बहुत बैडली अफेक्ट हुई थी और सारी कंट्री भी बहुत बैडली अफेक्ट हुई थी। आप मेरे नोट्स में देखोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, विच सेंट वॉल स्ट्रीट इनटू अ पैनिक। इससे जो सारी कंपनियां थी वो पैनिक में आ गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनिक? बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी सारी कंट्रियां, एंड वाइप्ड आउट मिलियन ऑफ इन्वेस्टर। वाइप्ड आउट का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइप्ड आउट? वाइप मतलब, हाँ, और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इस आपदा ने, इस ग्रेट डिप्रेशन ने मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी जो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर थे उनको साफ करने से मतलब है उनको लॉस करवा दिया, उन्हें कंपनी से भगा दिया, उन्हें कंपनी से हटा दिया। मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को अपनी, कह सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से हाथ धोना पड़ा, उनको बहुत तकड़ा तकड़ा लॉस हो गया। ठीक है। Over the next several years, consumer spending and investment dropped out. अगले कई सालों के लिए, अब देखो जैसे पेंडेमिक का इफेक्ट आप सोचो कि 2020 में था, 2021 में उससे ज्यादा है, और अभी 2022 में भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन 23 में आगे भी अगर कोई एक प्रॉब्लम आए ना, जो ग्रेट डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम अगर एक कंट्री से रिलेटेड हो तो वो इतना इफेक्ट नहीं करती, वर्ल्ड को करती है, लेकिन कोई पावरफुल कंट्री हो। बट अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बेसिकली अगर बात की जाए वो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड हो तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट सालों साल देखने को मिलता है। अब इसके बाद कहने के मतलब ये है कि इसमें जो अगले कई सालों तक, ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर, अगले कई सालों तक कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड आउट। कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग? वेरी गुड। कंज्यूमर, देखो ये बात नहीं है कि पूरी स्पेंड खत्म हो गई होगी। कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर कम होना मतलब कंज्यूमर सिर्फ सोच समझ के अब स्पेंड करने लगे थे ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बाद। सोच समझ के कौन सी ऐसी बेसिक नेसेसिटी, तो बताओ 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन फॉर लिविंग कौन सी होती है? वेरी गुड। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये जो फूड, क्लोथ और शेल्टर था, कंज्यूमर सिर्फ इन्हीं पे ही अपना खर्चा करते थे। जो लग्जीरियस आइटम या कोई अनदर कह सकते हैं जिनसे काम, जिनके बिना काम चल सकता है, उन आइटम्स को लेने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उन आइटम्स को नहीं लेते थे।
Investment dropped out. What is the meaning of investment dropped out? इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड आउट, कम हो गई, खत्म हो गई, जितनी की थी वो लॉस में चली गई, सारी इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड आउट हो गई। मैं किसके इफेक्ट बता रही हूँ? ये किस चीज के इफेक्ट बता रही हूँ मैं? जी, these are the effects of Great Depression. Causing steep declines in industrial output. Steep decline, steep decline मतलब बहुत भारी भरकम तौर से कम होना in industrial output. Meaning of industrial output आप बताओगे? What is the meaning of industrial output? हाँ, जो इंडस्ट्रीज अपने फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिस भी चीज की इंडस्ट्री हो, जो वो फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उन्हें हम इंडस्ट्रियल आउटपुट कहते हैं। तो ड्रॉप एंड कॉजिंग स्टेप डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब जो इंडस्ट्रीज ने अपने आउटपुट जनरेट करना, या सीधे शब्दों में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन करने से मना कर दिया था। इंडस्ट्रीज डिक्लाइन टू डू देयर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन करने से मना कर दिया था। ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट था वो था एम्प्लॉयमेंट एज फॉलिंग कंपनीज लेड ऑफ वर्कर्स। एम्प्लॉयमेंट तो इस हद तक गिर गई थी, अभी मैं आपको अभी एग्जैक्ट परसेंटेज बताऊंगी कितने परसेंट कम हुई थी, बट एम्प्लॉयमेंट रेट तो पूरे वर्ल्ड में बुरी तरह गिर गया था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस जगह जहां पे भी कोई भी आपदा आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी टेंशन आए, सबसे पहले कंपनियां क्या करते हैं? आधी कंपनीज तो जो कह सकते हैं हम लो लेवल कंपनी, स्मॉल लेवल कंपनी या मिडिल लेवल कंपनी जो होती है, मीडियम साइज कंपनी, वो तो खैर बंद ही हो जाती है ना। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बेसिकली बंद हो जाती है, मीडियम वाली भी बंद ही हो जाती है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो बंद नहीं होती। वो क्या करती है? व्हाट दे डू? शाबाश। जो बड़ी कंपनियां होती है, छोटी और मीडियम तो निकाबंदी हो जाती है, मीडियम भी और छोटी तो सारी, और जो लार्ज लेवल की कंपनियां बंद नहीं होती, वो क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है और सिर्फ उन्हें रखती है जो बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके बिना उन कंपनी का काम नहीं चल सकता। और अगर रखती है तो आधी सैलरी पे रखती है, जिसकी 50,000 होती है 25,000 में 25 होती है 12.5 पे, आधे पैसों पे रखती है। तो आधे पैसों पे रखना हुआ या निकाल देना, बात एक ही होती है। तो कहने का मतलब ये था, आप ये ना पूरा ग्रेट डिप्रेशन को पेंडेमिक से, कोविड से कंसीडर कर लो, सब कुछ इसमें इसी से रिलेटेड है। जैसा अब हो रहा है ना, ऐसे ही ग्रेट डिप्रेशन में 1929 में हुआ था, बस ये बीमारी की आपदा है, वो पैसों की आपदा थी। ठीक है। तो ये सारे हमारे इफेक्ट थे। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर दो, मैंने क्या बोला, क्या क्या इफेक्ट थे हमारी कंट्री के, क्या क्या ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट थे? वेरी गुड। हाँ जी। वेरी गुड। और मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स ड्रॉप आउट हो गए थे। हाँ, खैर यही बात है, स्पेंडिंग पावर कम हो गई थी। गुड। ये तो बेसिकली ये हमारे थो जो थे। अब मैं आपको इसका मेन बताती हूँ परसेंटेज वाइज, कि अभी तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी या ये कम हो गई थी। अब मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेजेस बताऊंगी, आप भी उन्हें याद करना और सुनना। देखो, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 डिवेस्टेटेड द यूएस इकोनॉमी। A third of all banks failed. देखो ध्यान से लाइन सुनना, अ थर्ड ऑफ ऑल बैंक्स फेल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? अ थर्ड, ए थर्ड ऑफ ऑल बैंक्स फेल्ड मतलब तीन में से हर, मतलब हर तीसरे, जैसे आजकल कहते हैं ना पेंडेमिक, हर घर में एक पेंडेमिक का बंदा है। आजकल ये कहा जाता है ना, हर घर में एक, हर घर में से एक है, या हर घर छोड़ के एक पर्सन को पेंडेमिक है ना, कहते हैं ना। तो
बैंक का केस था, हर तीसरे बैंक में से एक बैंक फेल था, मतलब डूब गया, एक बैंक बंद हो गया, डिसोल्यूट हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, हर तीसरे में से एक बैंक बंद हो गया। अ थर्ड ऑफ ऑल बैंक फेल्ड मतलब हर तीसरे में से एक बैंक बंद हो गया। सपोज करो जैसे एसबीआई, पीएनबी, मुझे नहीं पता उस टाइम पे कौन से बैंक हुआ करते थे। आज की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इलाहाबाद बैंक, इनमें से तीन में से इलाहाबाद बंद हो गया। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब एंड सिंध, इसमें से पंजाब एंड सिंध बंद हो गया। तो कहने का मतलब था जितने भी उस टाइम पे बैंक थे उन तीन में से एक बैंक बंद हो गया। ठीक है, ये मैं आपको इफेक्ट बता रही हूँ जो इसके एग्जैक्ट इफेक्ट थे ग्रेट डिप्रेशन के। ठीक है, अ थर्ड ऑफ ऑल बैंक फेल्ड। समझ गए इस बात का मतलब? चलो नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू 25%। मैं आपको नंबर बता रही हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 25%, 25% इंक्रीज हो गई। पूरी कंट्री में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 25% इंक्रीज हो गई, 25% राइज हो गई। ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, एंड होमलेस इंक्रीज। होमलेस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमलेस? यस, जिनके पास अपना घर नहीं होता, जिनके पास अपना घर नहीं होता वो होमलेस जो लोग होते हैं वो इंक्रीज हो गए, वो सड़कों पे अपने टेंट वेंट बिछा के रहने लगे। जितने जिनके घर थे वो छिन गए, उनसे कुछ कुछ के बिक गए। जो ऑलरेडी रेंट पे रहते थे उनके रेंटर्स ने उन्हें निकाल दिया। मतलब कहने का मतलब है काफी लोग सड़क पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउसिंग प्राइसेस प्लम्पटेड 67%। अब आप मुझे देखो कितना अच्छा वर्ड, मैं आपको एक और बताऊंगी, प्लम्पटेड, PLUMMETED। प्लम्पटेड मतलब क्या होता है? इंक्रीज, राइज। हाउसेस, हाउसिंग प्राइसेस प्लम्पटेड 67%, मतलब जो घरों के रेट थे, घरों के प्राइस थे वो 67% बढ़ गए, वो 67% बढ़ गए। सपोज को जमीनों के रेट होते हैं ना, अगर कोई चीज 25 लाख की थी वो 50 लाख, 50 से भी ज्यादा, 67% निकाल लेना 25 लाख का, तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब जो रेट जितने की थी उससे डबल से भी ज्यादा वो चीज बढ़ गई। तो कहने का मतलब यह हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज, मतलब जितने प्राइस थे, हाउस के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। आपने ये पूछा ना, अगर कोई आपसे पूछे कि होमलेसनेस क्यों इंक्रीज हुई थी, होमलेसनेस इसलिए इंक्रीज हुई थी क्योंकि घरों के प्राइस इतने बढ़ गए थे कि लोग घर को लेने के या अफोर्ड करने में सक्षम ही नहीं थे। लोग अपने घर, सेल्फ होम, अपना घर लेने में कह सकते हैं लेने के काबिल ही नहीं बचे थे क्योंकि घरों की कीमत इतनी बढ़ गई थी। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स्ड बाय 65%। ये आप ना एग्जैक्ट परसेंटेज लर्न कर लेना। जो इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स्ड बाय 65%, मतलब जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं, तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो कोलैप्स्ड बाय 65%। कोलैप्स्ड मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैप्स? हाँ, गिर जाना, कम हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे आजकल पैंडेमिक की वजह से सबने अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर रखी, तो ना ही कोई ट्रेड आ सकता, ना ही कोई ट्रेड जा सकता, कंट्री से कुछ चीज बाहर ना ही आ सकती ना ही जा सकती। ऐसे ग्रेट डिप्रेशन में था। जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो 65% डिप्रेस्ड हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। एंड डिफ्लेशन सोल्ड अबव 10%। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन? जैसे इन्फ्लेशन होता है ऐसे डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन मतलब, जैसे इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई, है ना? तो ऐसे हमारा डिफ्लेशन इसका अपोजिट होता है। जो हमारे जो होते हैं, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा और उसकी कंजप्शन कम है तो उसका क्या मतलब होगा? तो उसमें क्या होगा, आपके गुड्स सड़ने लगेंगे तो लोग क्या सोचते हैं, चल सस्ते में निकालू। तो इसमें बात ये थी कि पैसे भले गुड्सों के प्राइसेस कम हो गए थे, प्राइसेस लेस हो गए थे, तो भी इतने लेस प्राइस में तो कोई ना परचेज करने वाला पर्सन नहीं था। ठीक है, अब रिपीट करो मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट बताओ जो मैंने बताया था वर्डिंग। चलो आपको अमाउंट तो लर्न नहीं हुई होगी, फिर भी थोड़ा बहुत बताओ।
वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट रोज बाय 25%। हाँ जी। होमलेसनेस। हाँ जी। बाय। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी। और डिफ्लेशन इंक्रीज। वेरी गुड। आपको ये बात समझ आ गई? समझ गए बात? चलो अब बात ये होती है कि खत्म कैसे हुई, फाइनली ऐसा क्या हुआ। अब खत्म तो हुआ ही था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सालों साल चलता रहा। ये ऑलमोस्ट 8-10 साल बाद जब खत्म हुआ, तो वैसे तो 1939 में खत्म हो गया था, लेकिन फुल तरीके से इसे निकलने में 1941 लग गए थे। तो 1933 में, 1929 से शुरू हुआ, 1933 में एक न्यू डील आई, जिसमें सारी गवर्नमेंट ने, हर जगह की गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम्स निकाले इस डिप्रेशन को एंड करने के लिए। कांग्रेस ने, जो हमारे यहाँ की, मैं हम अपने यहाँ की बात करूं, 1936 में कांग्रेस थी। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह, ये सारे हमारे, महात्मा गांधी जी वगैरह, ये हमारे कांग्रेस को बिलोंग करते थे। आजकल तो हर जगह बीजेपी है, लेकिन उस टाइम पे सब जगह कांग्रेस थी। तो 1936 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम अपने बजट को बैलेंस करेंगे, हम अपने जो टैक्सेस सिस्टम को उनको बैलेंस करेंगे, हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे। टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा, टैक्सेस को बढ़ाने से ऑफ कोर्स फिर जो जनता होती है, कॉमन पीपल, उनके ऊपर तो हार्मफुल इफेक्ट होगा, लेकिन टैक्सेस को बढ़ाने से ये बेनिफिट होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेंगे, जो डूब गई थी उसे अपलिफ्ट करेंगे। और द डिप्रेशन रिटर्न इन 1937, जब ये सारे गवर्नमेंट्स ने अपने प्लान्स बनाए, एग्जैक्ट प्लान्स तो उस टाइम के देखो किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या बनाए, बस यही हर जगह लिखा हुआ है कि 1933 में न्यू डील्स, न्यू ऐसी डील्स हुई, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ पे इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने बजट को बैलेंस करने के लिए सोचा, बजट को बैलेंस करने के लिए अपने प्लान्स बनाए, न्यू टैक्स रेट्स को इंक्रीज करवाया, और किसी तरह 1937 से लेकर 1939 तक उन्होंने डिप्रेशन पीरियड को हर कंट्री ने मेंटेन कर लिया। अब देखो, आप ये मानो पेंडेमिक्स कभी ना कभी तो खत्म होगी, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, कभी ना कभी तो खत्म होगी। ऐसी 9-10 साल बाद सारी कंट्रीज ग्रेट डिप्रेशन पीरियड को भगाने में, हटाने में सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो डबल हो गई थी 1941 तक, मतलब 1939 में कंप्लीट तो हो गई थी, लेकिन 1941 तक इसका हार्मफुल इफेक्ट बना रहा था। और 1941 में किसी तरह, 1941 के बाद किसी तरह सारी कंट्रीज स्टेबल हो पाई थी और इस ग्रेट डिप्रेशन से निकल पाई थी। समझ गए? अब बताओ मैंने लास्ट में क्या कहा? मैंने लास्ट में क्या कहा? हाँ, और 1941 के बाद स्टेबलाइज होना शुरू हुआ था। ठीक नहीं हुआ था, इफेक्ट तो इनका बहुत समय रहता, लेकिन जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी वो 1941 के बाद आई थी। समझ गए? तो यही आज का हमारा जो टॉपिक था डिस्कशन का, वो हमारा था ग्रेट डिप्रेशन, उसके इफेक्ट, उसके कॉजेज, और वो कैसे फिनिश हुआ। ये बेसिकली तो हमारा, कह सकता है आपका एज अ केस स्टडी टाइप का था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि मेरी तरफ से कोई चीज ना छूटे। तो चलो,